हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सभी को? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल चल रहा था ना हमारा टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, दिस वी वर डिस्कसिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए जस्ट ब्रीफ रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है ना, व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। ब्रीफ रिकैप, वी हैड डिस्कस्ड electromagnetic potential and from the potential how we calculate fields। ठीक है ना, तो फील्ड का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ये बताया गया था कि ए एंड मान लीजिए वी है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल कह रहे हैं। अब इसको यूज करके हम फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया था कि बी इज इक्वल टू होगा डेल क्रॉस ए, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ऐसे ही था ना, माइनस डेल ए बाई डेल टी। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसके बाद फिर ये बताया गया था कि दिस पोटेंशियल्स आर नॉट यूनिक, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड these potentials are not unique, so we can subject this potential to some conditions। okay, जिसे हम लोग गेज कंडीशन कहते हैं। तो उसमें से एक गेज कंडीशन था कूलॉम गेज कंडीशन, जिसे हम लोग डेल डॉट ए इक्वल टू 0 लिखे थे। डेल डॉट ए, इसमें बहुत लिमिटेड देखो इन्फॉर्मेशन है, इतना भी जानोगे ना तो एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। डेल डॉट ए इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड कूलॉम गेज कंडीशन। और एक और था जिसे हम लोग लॉरेंज गेज कंडीशन कह रहे थे, दैट वाज डेल डॉट ए और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और प्लस डेल ए बाई डेल टी, दिस इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉरेंज गेज कंडीशन। ठीक है ना। एंड आफ्टर दिस वी हैड अच्छा, इसमें ये बताया गया था कि कूलॉम गेज कंडीशन व्हेन यू अप्लाई इट लीड्स टू और इट सर डेल वी बाय डेल टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पे डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, सो we had discussed that del dot a equal to 0 leads to Poisson equation when you basically express Maxwell's first equation in terms of this potential, then this condition leads to Poisson equation, and this condition leads to wave equation। ठीक है ना, तो इससे हमें wave equation मिलता है। ठीक है ना, तो ये basically हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एंड आफ्टर दैट we had discussed there is something called gauge transformation, है ना, gauge transformation of electromagnetic potential, transformation of electromagnetic potential, this we had discussed। so gauge transformation of electromagnetic potential, what it was, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोग को। a और मान लीजिए v है, ठीक है, यहाँ पे, so this is transformed to a dash and v dash, यही था ना, a and v is transformed to a dash and v dash, where a dash will be equal to some a plus gradient of, ठीक है, some function which can be function of coordinate and time, और v dash जो होता है that is equal to v minus del f by del t। okay, so here if you are using plus sign, then here you need to use minus, and if you use minus here, then you have to use plus here। okay, and vice versa। is that all right? so this is called gauge transformation। ठीक है, so what is the speciality of this transformation? what is so unique about it? ये आप लोगों को बताया गया लास्ट क्लास में। इसमें यूनिक क्या है? what is unique about this transformation? Electric field and magnetic field do not here change. electric field and magnetic field do not change। so if you talk in terms of electromagnetic theory, you will say that in this transformation doesn't transform electric field and magnetic field। but if you talk about it in terms of if you talk about classical mechanics, then we say that कि these transformation do not change equation of motion। तो equation of motion हम लोग कहते हैं कि change नहीं होता है particles का। so मतलब if we talk in terms of dynamics, then we say that the equation of motion doesn't change।
तो आज हम लोग देखिए यहाँ पे बेसिकली इसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन। हम आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ही डायरेक्टली एक बार नेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो नेट एग्जाम में जानते हो गेज ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके। एंड रिमेंबर ऑल दोज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ओके। सो एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, these advanced topics are very easy, so all of you must study these topics very well, okay। इससे क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, you will be definitely able to solve such questions, okay। ठीक है, जस्ट एक मिनट देखो, अभी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें EMT, इसमें एक असाइनमेंट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल करके, ठीक है ना, पोटेंशियल एंड फील्ड्स करके एक असाइनमेंट है, उसी में इसके क्वेश्चंस होंगे। एक दो क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे, है ना। तो जो क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे ना, वो मिल नहीं रहा है इसमें, मिला नहीं। एक्चुअली जानते हो, हम बस यही दिखाना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा गया था नेट एग्जाम में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो मिला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इसको यूज करके हम लोग फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन विथ कूलॉम गेज कंडीशन, कूलॉम गेज condition, okay। It means we are doing gauge transformation but we are simultaneously imposing the Coulomb gauge condition। तो देखिए Coulomb gauge condition आप simultaneously impose करेंगे ना, तो इसका ये मतलब होगा कि del dot A भी हम लोग 0 चाहते हैं और we want del dot A dash also to be 0, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, देखिए हमारे पास ये है A dash is equal to here we have A plus, मान लो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे grad F। So now if you take divergence both side, you will get here del dot A dash is equal to del dot A, or here you will get del square F। Now we are imposing Coulomb gauge condition, so this term is 0 and this term is also 0, so therefore you get del square F equal to 0, ठीक है ना। So remember in gauge transformation, if we impose Coulomb gauge condition, then this gauge function, okay, will satisfy Laplace equation। तो मतलब it satisfies gauge function satisfies Laplace equation in this case, in this case। मतलब जनरल स्टेटमेंट आप ये नहीं दे सकते हो कि gauge function satisfies Laplace equation in this particular case only, okay, when you do gauge transformation and also impose Coulomb gauge condition, ठीक है। तो gauge function ये condition को satisfy करेगा। Now suppose we say we are talking about gauge transformation with, suppose we are talking about Lorentz gauge condition, Lorentz gauge condition। So we are, is that okay? So gauge transformation with Lorentz gauge condition। तो अगर हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और साथ साथ लॉरेंस गेज कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास लॉरेंस गेज कंडीशन ऐसा है ना कि डेल डॉट ए और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
and del v by del t equal to 0. This we have, and simultaneously we are using this also, del dot a dash plus mu naught epsilon naught or del v dash by del t is equal to 0. So this we are doing. Okay, तो देखिए let us call it equation number 1 और इसमें हम जो है ना गेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देते हैं. देखो a dash इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस ग्रेड ऑफ v और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट and d dt of, ठीक है ना, and v dash. So in place of v dash we'll write here कितना था फॉर्मूला, v dash equal to v minus del f by del t. ऐसे ही है ना, this equal to 0. Now you see इसे ओपन करोगे you will get here del dot a and from here you will get mu naught epsilon naught or del v by del t. So we have put the value of a dash and v dash according to gauge transformation. Okay, और plus now del dot del यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, what should we write here? हाँ, यहाँ पे f होता है ना, ठीक है. तो del dot del it gives you del square f and here this derivative gives you minus mu naught epsilon naught and d2f by dt square, that is equal to 0. So that's what we get. Now you see this term according to equation 1, ठीक है ना, use 1. So according to equation 1 this term is 0. So here we get 0 and del square f minus mu naught epsilon naught or d2f by dt square. Is that okay? So that's what we have. So we get here del square f is equal to mu naught epsilon naught and d2f by dt square. ठीक है ना, ये d2f है. तो आप ये देख सकते हो कि देखो गेज फंक्शन जो है ना, this gauge function is satisfying the wave equation. Okay, so we say that if we do gauge transformation and simultaneously we impose the Lorentz gauge condition, then in that case the gauge function will satisfy the wave equation. Okay, so this term mu naught epsilon naught you can write as 1 by c square also if you want. So simultaneous application of gauge transformation and Lorentz gauge condition leads to a condition on gauge function, and that condition is that gauge function must satisfy the wave equation. Okay, so this is basically a condition on gauge function. मतलब आप ये कह सकते हो कि we will be able to do gauge transformation and we will be able to simultaneously impose the gauge Lorentz gauge condition if we choose a function, f, okay, which satisfies the wave equation. Okay, just a minute, 1 minute में अभी आ रहा हूं. ओके, एक बार प्रीवियस स्लाइड. क्या कह रहे हो, प्रीवियस स्लाइड? हो गया सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो ये these are some basic discussion related to gauge transformation. तो देखिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, देखिए वो हम आपको बता रहे हैं क्या क्या आता है. पहला तो क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना, तो वन क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि आपको ए और ए डैश दोनों दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ए एंड ए डैश बोथ विल बी गिवन. तो इसे यूज करके आप एफ निकाल लेंगे और फिर उसमें वी दिया रहता है और पूछा जाता है व्हाट इज वी डैश. ओके, so this is one type of question that is asked in exam. Okay, a and a dash both given. Okay, and from there you get f and you put the value of f and then you get the value of v dash. या reverse हो सकता है कि both v and v dash will be given. So from this information you will be able to obtain f, and now using f you will be able to find the a dash. Okay, so this is one type of question.
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो देखो नोटिस किया गया वो यही है कि सपोज यू आर डूइंग गेज ट्रांसफॉर्मेशन and you simultaneously impose the gauge condition. Okay, so in this case what should be the form of gauge function? Okay, that is the second type of question. And third type of question that has been asked is suppose you do gauge transformation and simultaneously you impose this condition of gauge Lorentz gauge condition. Okay, so you impose this Lorentz gauge condition simultaneously. Okay, then what should be the gauge function? Okay, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बस मतलब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक, ओके, बट इट इज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इससे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है नेट में, गेट में, ठीक है ना, जेस्ट में, TFR में, इन सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन ये जो असाइनमेंट है ना, दिस असाइनमेंट पोटेंशियल एंड फील्ड्स, इसी में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए नेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन V(a) to V'(a') of the electrostatic potential and vector potential A is gauge transformation. Okay, now you see here V is being transformed to V' and A is being transformed to A'. V' का वैल्यू दिया हुआ है, A' का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहली बात देखिए हम आपको बता चुके हैं कि इन फॉर्मूला ऑफ V' if you are using plus, then in formula of A' you will use minus. तो देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए इन सभी में here you see here in formula of V' there is positive sign, in formula of A' also there is positive, तो ये possible नहीं होगा। in this case there is positive and there is negative, तो ये possible हो सकता है, ठीक है ना। here you have positive, so this is not possible, and this one is positive negative, so either option B or option D is possible. अब इसमें जानते हो चेक करने का मेथड क्या होता है कि हम V' और V को यूज करके फंक्शन पहले निकालेंगे। we will find the function gauge function f and then using f we will find the value of A', ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। so on that basis we should be able to answer the question. all right, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, तो हम लोग इस ये क्वेश्चन नंबर कितना है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये तो क्लियर हो गया है कि ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट बिकॉज पॉजिटिव साइन हैज बीन यूज्ड इन V' एंड A' बोथ। ओके, तो ऑप्शन बी देखो चेक करते हैं। ऑप्शन बी में देखिए V' इज गिवन टू बी V प्लस, हियर इट इज AX, V plus AX, V' equal to V plus AX. all right, so now you see here option D also contains the same, V' equal to V plus AX, and here also V' equal to V plus AX. So obviously if we find the gauge function and from there we obtain A', तो हमें पता चल जाएगा कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, V' equal to V plus, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं del F by del T, we write like this, है ना। यहाँ प्लस लिखा हुआ था तो प्लस ही लिख दिए। So if you compare the two, you get here del F by del T is equal to AX, ठीक है ना। So from here you get AX and T. Is that all right? AX and T, this you get. All right. So that's the value of F. Now let us find the A'. So A' equal to होता है A minus gradient of F. Okay. So here we use positive sign, so therefore we must use negative here. Now you see A' is equal to A minus gradient is written like this, del F by del X I cap, and then del F by del Y J cap, and del F by del Z K cap. Is that okay? So you can see here A vector is, when you differentiate with respect to X, you will get here A and T and I cap. But when you take partial derivative with respect to y, this term will be 0, and with partial derivative with respect to z also gives you 0. So A' equal to this much. ठीक है, तो that's the answer. तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है ना सभी को। पैटर्न बस एक ही होता है, this is the only pattern that has been mostly used in all the questions. Okay, a relation for potential will be given, and मतलब इसको आंसर करने का मेथड यही होता है कि use the relation for potential, sorry, scalar potential, and try to get a relation for vector potential. ठीक है, सो इस बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए फिर कौन सा आ गया,
सो देयरफॉर इट्स करेक्ट आंसर इज, देखिए यहाँ पे हम लोग ए और माइनस 80 आई कैप, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला तो आप देख करके बता ही सकते हो कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह सब ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम देखो डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोग पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स phi and a are determined up to a gauge function phi equal to phi dash minus phi phi goes to phi dash, where phi dash is equal to phi minus del xi by del t, and a goes to a dash, where a dash is equal to a plus gradient of xi, where xi is an arbitrary continuous and differentiable function of x and t. If we further impose Lorentz gauge condition del dot a, देखो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन का मतलब क्या है, वी आर डूइंग गेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियसली वी आर इम्पोजिंग द लॉरेंट्ज गेज कंडीशन। ओके, then it says then possible choice for gauge function, question is related to gauge function, remember। तो देखो आपको बताया गया ना, when you do gauge transformation and you simultaneously impose the Lorentz gauge condition, in that case you basically impose a condition on gauge function। gauge function पे क्या condition था, we basically impose a condition on gauge function that gauge function should satisfy the wave equation, ठीक है, should satisfy the wave equation। तो अब देखो बोला जा रहा है there is possible choice for gauge function xi is, ठीक है ना। तो xi का पॉसिबल चॉइस कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम नेट एग्जाम। तो देखिए इसको टू आंसर दिस क्वेश्चन विल से दैट, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली इंपोज कर रहे हैं लॉरेंट्ज गेज कंडीशन। यहाँ पे देखिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी है प्लस वी आर इंपोजिंग लॉरेंट्ज गेज condition, so we are doing these two things simultaneously, ठीक है ना। so therefore what we can say is that, so in this case gauge function, ठीक है ना, satisfies wave equation। so in this case gauge function satisfies wave equation। So gauge function satisfies wave equation, okay। So therefore we'll write like this, del square, यहाँ पे gauge function को xi बोला गया है, is equal to 1 by c square and d2 xi by dt square। वहाँ पे हम लोग f लिखे हुए थे, बस यहाँ पे xi लिख देंगे, ठीक है ना। So this is the wave equation satisfied by gauge function, all right। तो अब देखिए ये एक partial differential equation है, this is a partial differential equation। We all know that solution of partial differential equation is not unique। तो इसको solve करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। There is no need to solve it, okay, because if you solve it you will require boundary condition। Without boundary condition you will not be able to obtain any solution of this equation, okay। So therefore we are not solving it। What we will do is that we will check the option, which option satisfies this boundary condition, ठीक है ना। तो हम लोग option को check करेंगे and we'll see which option satisfies the boundary condition, sorry this wave equation, all right। तो यहाँ पे लिखा gauge function satisfies the wave equation। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल था, ठीक है ना। ऐसा है देखिए यहाँ पे जैसे xi बोला गया है, अब xi का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉल्यूशन इज गिवन टू बी दिस, ठीक है ना, ये सारा दिया हुआ है। तो देखो इसमें या तो सिंपल सा लॉजिक इसमें लगाओगे ना, देखो क्या करना होगा कि आपको इसे पुट करेंगे, यू विल कैलकुलेट LHS, यू विल गेट फिर RHS निकालोगे, LHS RHS इक्वल हो जाएगा, फिर ये कंडीशन लगाकर देखना पड़ेगा कि LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं है, तो उससे फिर आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन देखो उतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए ये डेल स्क्वायर है, सो इट एक्चुअली मीन्स इट हियर यू आर डूइंग डबल डेरिवेटिव, है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस xi फंक्शन, and here also you are doing double derivative of this xi function with respect to time। तो अगर ऐसा होगा, देखो if LHS is coming out to be negative and RHS positive, then obviously the two cannot be same or the two cannot be equal। So we basically check here that in which case we get both negative or both positive, मतलब LHS should also be negative and RHS also negative, ठीक है ना, और both positive। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इक्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो, हम बता रहे हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसा कर सकते हो, ओके, टू रीच द कंक्लूजन क्विकली।
वी कैन डू दिस। अदरवाइज हम यहाँ पे एलएचएस निकालेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे और देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो अब ठीक है ना, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि टाइम डिपेंडेंट टर्म इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट टर्म इज हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, सो वन इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, द अदर इज हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, यू विल गेट ए नेगेटिव साइन, बट हाइपरबोलिक फंक्शन डजंट गेट नेगेटिव। ओके, तो एक साइड नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा, द टू कैन नॉट बी इक्वल। ओके, सो दैट्स रॉन्ग। तो जिसमें दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक होंगे वो करेक्ट हो सकता है, एंड द वन विच कंटेन्स बोथ hyperbolic function that can be correct. Okay, so you see here the second option again contains hyperbolic and trigonometric function, this cannot be correct. The third option also contains hyperbolic and trigonometric, it cannot be correct. Fourth option contains both hyperbolic functions, so only fourth option can be correct. Okay, so only correct possibility here is fourth option. Okay, तो इसीलिए fourth option इसका correct हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से देखिए बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो एक दो क्वेश्चन देखो हम दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कैन यू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 16? देखिए जरा 16 का आंसर क्या आएगा। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप सभी लोग। Option C. ऑप्शन सी सर। ये सभी का ऑप्शन सी आ रहा है क्या? Yes, sir. इसमें क्या लिखा है? वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन, द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, this will be a gauge transformation if the corresponding change phi dash minus phi in scalar potential is। तो बस यही है कि फर्स्ट ओके फ्रॉम फर्स्ट वन यू कैलकुलेट द गेज फंक्शन एंड यूज इन सेकंड वन। ठीक है ना, तो बस इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है ना, तो आप इसमें जो और क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वो सभी आप लोग अटेम्प्ट करके देख लोगे। ठीक है ना, इसको देखो जरा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। Sir, 16 का कौन सा? मुझे 16 क्वेश्चन दिखाना। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा गया है। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. देखो इसमें लिखा गया फॉर कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स E equal to E naught, B equal to B naught, it is possible to choose gauge function such that scalar potential phi and vector potential A are given by। ठीक है, स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है ना,
तो ये आप लोग को याद है जब हम लोग वेक्टर पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे, दैट टाइम आल्सो वी हैड डिस्कस दैट if there is uniform magnetic field B, then a possible choice for vector potential is this one. याद है आप लोगों को? This we had discussed that possible choice for vector potential यही होता है, B equal to, ठीक है, सॉरी, A equal to 1/2 B cross R. तो ये तो होता ही है, ठीक है ना, दिस इज देयर, ठीक है ना. अब देखिए, अगर हम क्या बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल, तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड आ ही जाएगा, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए, इसमें बोलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है ना. तो इसको यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इतना बी, और इसको यूज करने से इसका ग्रेडियंट लोगे ना, इफ यू टेक, यहाँ पे डॉट होगा बीच में, ध्यान रखोगे, इसमें डॉट मिसिंग है, तो इसका आप इसका ग्रेडियंट लेकर के देखिए, ठीक है ना, ग्रेडियंट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ए जो है ना टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो माइनस डेल ए बाई डेल टी इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है ना. देखो हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे, विल यूज दिस रिलेशन, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस ग्रेड भी और डेल ए बाई डेल टी. तो ए, अगर आप ए यूज करते हैं ना, इतना ए इक्वल टू 1/2 और बी नॉट क्रॉस आर, तो ये हम लोग वेक्टर पोटेंशियल में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, कि इफ ए इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी नॉट ही निकलेगा, ठीक है ना. और इसका टाइम डेरिवेटिव ये वाला टर्म तो जीरो दे देगा. अब अगर हम पोटेंशियल ये यूज करते हैं ना, माइनस ई नॉट और डॉट आर, सॉरी, माइनस ई नॉट और डॉट आर, अगर हम ये यूज करते हैं दिस, ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट आप लेकर के देखें, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस, यू विल गेट हियर ई नॉट, इसका ई नॉट आएगा, ठीक है. तो ऑब्वियसली दीज टू कैन प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो मुझे लगा कुछ होगा इसमें, ठीक है ना. ऑलराइट, तो इसके अदर क्वेश्चंस आप लोग देखो, ये सभी जो है ना बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना. ये ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ ये ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ठीक है. तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, क्या कह रहे हो? 16 वाले क्वेश्चन में जो E डैश का सेकंड वाला ए था, एक मिनट देखते हैं, देखो कौन सा क्वेश्चन है, 16, उसमें जो E डैश है वो ये क्या इसमें आंसर नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? डी आ रहा था. डी आ रहा है, और Yes, लोगों का sir, क्या आ B. रहा है बताइए जरा, और लोगों का क्या आ रहा है? सर मेरा भी बी आया है. डी आ रहा है, कुछ लोग सी बता रहे हैं. चलो देखो, हम एक बार करा देते हैं इसे, ठीक है. देखो क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ये समझ में आया आप लोग को? डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? कौन सा था ये समझ में आया सभी को? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लोगे. ये आप लोग को याद आ रहा है वेक्टर, व्हेन वी वर डिस्कसिंग वेक्टर पोटेंशियल इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, उस टाइम हम लोग ये डिस्कस किए थे वेक्टर पोटेंशियल में, ठीक है. तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो 16 डिस्कस कर देते हैं. इसमें देखिए इस तरह से दिया गया है ना, ए इक्वल टू दिया गया है के और ई टू द पावर माइनस ए टी और आर और इनटू आर कैप, ठीक है ना. और ए डैश जो दिया गया है ना, ए डैश इज इक्वल टू, इसमें माइनस है के और ई का पावर माइनस ए टी और आर और इनटू आर कैप है, ठीक है. दैट्स व्हाट वी हैव. तो इस तरह से दिया गया है इसमें. अब हमें 5, तो देखिए इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ना, ए डैश इज इक्वल टू होता है ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन. ओके, तो हम ए डैश और ए का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना. तो ब्रिंग इट टू दिस साइड, तो यहाँ से आ जाएगा -2k आर और ई का पावर माइनस ए टी, ठीक है, और आर कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है ना. ये आ जाएगा ना, यहाँ पे ए डैश भी पुट करोगे, ए डैश इज विद नेगेटिव साइन एंड ए इज विद पॉजिटिव साइन, सो फ्रॉम हियर वी गेट दिस रिलेशन. ओके, नाउ यू सी -2k r or e to the power minus at r cap. See, this side is r cap, so on the right side also we need to retain only r cap component, so del f by del r, and we get here r cap. Now equate the coefficient of r cap. Okay, we get here del f by del r, ठीक है ना, that is equal to -2k r and e to the power minus at. Partially integrate करोगे ना, so this is r, it gets integrated with respect to r, so that gives you r square by 2 and 2 to cancel out, so you get here minus k r e to the power minus at. Okay, that's what you get.
आर सर स्क्वायर। ए R का square, गेज हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन में डेल एफ तो बाई डेल टी आता है ना, क्या कह रहे हो? ए डैश में डेल एफ बाई डेल टी आएगा ना। ए डैश में डेल बाई डेल टी आता है। तो थोड़ा पेज पलट के देख लिया करो ना, जब इतना डाउट होता है तो। हम अब देख रहे हो कि टीचर सामने लिख रहे हैं ग्रेडियंट एफ, ठीक है, और तुम मतलब इतना भी मेहनत नहीं कर सकते हो कि कम से कम पेज पलट के देख लो एक बार पिछले क्लास में क्या लिखाया गया था। तुम लोग का एग्जाम कैसे निकलेगा आप बताओ? एक तो टीचर सामने लिख भी रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी तुम गलत बोल रहे हो, पेज पलट के देख नहीं सकते हो? तुम लोग का एग्जाम नहीं निकलेगा, ध्यान रखो, एकदम नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है, ऐसे करोगे तो। कम से कम पेज पलट के देखो कि पिछले क्लास में क्या लिखवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, ए के फॉर्मूले में ग्रेडियंट एफ ही आता है, ठीक है ना। अब इसका लॉजिक भी देखो बता देते हैं। इसका लॉजिक ये बताया गया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हम भूल भी जाते हैं ना, अगर कि हम यहाँ पे मान लो एग्जाम में भूल गए जा करके कि ग्रेडियंट एफ आएगा यहाँ पे कि डेल एफ बाई डेल टी आएगा, तो अब बताओ कैसे चेक करोगे? मान लीजिए आपको एग्जाम में पूरा सॉलिड कंफ्यूजन होने लगा कि यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे क्या लिखना है, डेल एफ बाई डेल टी लिखना है या फिर लिखना है और ग्रेडियंट एफ लिखना है। कैसे पता करोगे क्या लिखना है? सर आप ले लें। ग्रेडियंट है। अरे पहली बात तो देखो ऐसे ही समझ में आ रहा है, एफ जो है ना गेज फंक्शन इज ए स्केलर फंक्शन, तो डेल एफ बाई डेल टी जो है ना, पहली बात तो ऐसे सोचो कि ये जो है ना हमारा स्केलर है। सो हाउ कैन यू ऐड ए स्केलर टू ए वेक्टर? स्केलर को आप वेक्टर में कैसे ऐड कर सकते हैं? पहली बात तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि देखिए जब हम यहाँ पे डेल एफ बाई डेल टी ऐड करेंगे ना, एंड व्हेन यू टेक कर्ल बोथ साइड, तो आप पहली बात स्केलर का कर्ल फिर डिफाइन कैसे करोगे? कर्ल लेकर के फिर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना, यू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग कर्ल, तो यहाँ पे कर्ल कैसे लोगे स्केलर का? ठीक है, तो ये ऐसे ही लॉजिकली पता चल रहा है कि यहाँ पे डेल एफ बाई डेल टी नहीं आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f का फॉर्मूला ये आ गया माइनस के आर स्क्वायर ई का पावर माइनस ए टी, ठीक है ना। तो हम लोग अब ये निकालते हैं फाइव डैश इज इक्वल टू फाइव माइनस डेल एफ बाई डेल टी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो फाइव डैश माइनस फाइव ऐसे ही बोला गया ना निकालने के लिए, तो इसको यहाँ पे बस पुट कर दो। तो पुट करोगे ना, व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, सी दिस माइनस माइनस प्लस और फिर इसके डेरिवेटिव से माइनस आ जाएगा, तो के आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना, और फिर e टू द पावर माइनस ए टी, तो ये आंसर आ जाएगा फाइव डैश, ठीक है, दैट्स द आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? माइनस ए के आर स्क्वायर ई की पावर माइनस, सी ऑप्शन तो मैच कर रहा है ना यहाँ पे। ये सब जानते हो बहुत छोटे कैलकुलेशंस हैं, दीज आर वेरी सिंपल एंड स्मॉल कैलकुलेशंस, ठीक है। तुम लोग का डी तुम लोग कैसे मैच करा दिए थे बताओ? चलो ठीक है, तो ये इसका, तो इसके जानते हो असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को भी जंप नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए, 25-30 क्वेश्चन है, यू मस्ट अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो नहीं होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जानते हो पोटेंशियल से रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस इज रिटार्डेड पोटेंशियल, ओके। देखिए रिटार्डेड पोटेंशियल से हम आपको फ्रैंकली बता रहे हैं, नेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, ठीक है ना, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन नेट एग्जाम में रिटार्डेड पोटेंशियल से, और दोनों क्वेश्चन जानते हो कौन सा है? किसी को आइडिया है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जाम में रिटार्डेड पोटेंशियल से? तो मतलब जानते हो ये टॉपिक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन गेज ट्रांसफॉर्मेशन रिमेंबर, अभी जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मतलब हम ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, कि बाई चांस अगर आ गया एग्जाम में तो फिर आप लोग बोलोगे ना कराया नहीं गया था इसीलिए, ठीक है। तो नेट एग्जाम में सिर्फ सोचो 20 एग्जाम्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, और जो 2 क्वेश्चन आया ना वो दोनों क्वेश्चन भी एक ही जैसे थे, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। और वो क्वेश्चन भी जानते हो ग्रिफिथ की बुक में एक सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, देयर इज अ सॉल्व प्रॉब्लम इन ग्रिफिथ बुक रिलेटेड टू दिस रिटार्डेड पोटेंशियल,
उसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो रिटार्डेड पोटेंशियल जो है ना, बेसिकली हम आपको बता देते हैं क्या है। देखिए अभी हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं, गेज ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसमें एक डिस्कशन आया, डिस्कशन में हमें मिला पॉइसन इक्वेशन, ठीक है ना, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो वी हैड ऑब्टेन पॉइसन इक्वेशन अंडर कूलॉम गेज कंडीशन। कूलॉम गेज कंडीशन में हमें मिला था पॉइसन इक्वेशन, ठीक है ना। तो पॉइसन इक्वेशन आप जानते हो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यूज करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज करके हम लोग पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो इससे बेसिकली हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, दैट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑल्सो, बिकॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम डिपेंडेंट फील्ड्स, ठीक है, देयर ऑल्सो वी आर गेटिंग पॉइसन इक्वेशन अंडर कूलॉम गेज कंडीशन. So obviously if mathematical equation is same, then all the other results will also be same. तो हम लोग other results को भी same कह देते हैं, ठीक है ना। तो जानते हो retarded transformation we have seen that we are getting the Poisson equation. तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को ही लिखेंगे, बट एक इसमें एडिशन कर देंगे एक इंफॉर्मेशन का कि अगर if suppose source changes, that means suppose charge is changing, then in space field will change after some time और potential will change after some time. बस इतना कहना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि retarded potential is basically it is potential written by including the fact that information travels with या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कह सकते हो, travels with speed of light, so it takes some time for information to propagate from source to field point. सोर्स से फील्ड पॉइंट तक जाने में इंफॉर्मेशन को थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। बस इसी बात को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, देन द पोटेंशियल बिकम्स रिटार्डेड पोटेंशियल. ओके, so that's what is called retarded potential, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सोर्स है, suppose this is a source means this object may have charge or current, ठीक है ना, and this object is producing some potential or field at this point. तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखो ऐसे होता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी हमने रो लिख दिया, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लो r है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैट्स वी राइट लाइक दिस कि v अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वी आर राइटिंग पोटेंशियल हियर, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं रो इंटू डी टॉ और डिवाइडेड बाई आर इंटीग्रेशन, ओके, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो इन इलेक्ट्रोस्टैट्स वी राइट लाइक दिस, ओके। तो बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे बिकॉज वी हैव सीन पॉइसन इक्वेशन इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है ना। तो बस इसमें देखो डिफरेंस ये होता है कि हम लोग फॉर्मूला यही यूज करते हैं, बस इसमें ये कहते हैं कि सपोज वी वांट टू राइट पोटेंशियल हियर एट टाइम t, ठीक है, तो जो t टाइम में जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होगा ना, वो इसलिए क्रिएट होगा बिकॉज देयर इज सम चार्ज हियर. सो फ्रॉम दिस चार्ज, अगर या ऐसे कह दो कि अगर पोटेंशियल आप देखना चाहते हो कि टी टाइम में यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे टी टाइम का जो पोटेंशियल है ना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी एट दिस लोकेशन एट सम अर्लियर टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल एट टाइम टी निकालना चाहते हो
तो 1/4πε0, ठीक है, एंड हियर यू विल यूज चार्ज डेंसिटी एट टाइम t माइनस, ठीक है ना, r/c, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने में r/c टाइम लगता है, ठीक है ना, तो और इनटू d tau और डिवाइडेड बाय r, तो बस यही रिटार्डेड पोटेंशियल है, दिस इज द रिटार्डेड पोटेंशियल. So basically when you are calculating potential at time t, you are using charge density at some earlier time, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल कहते हैं. तो मतलब आप ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल इज दैट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि टू कैलकुलेट potential at time t, we need to use retarded potential, sorry, we need to use, क्या लिखोगे यहाँ पे, we need to use, what will you write, charge density of some earlier time. हमें चार्ज डेंसिटी कुछ अर्लियर टाइम का, कुछ पहले के टाइम का यूज करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है ना. सिमिलरली अगर हम मान लीजिए वेक्टर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो वेक्टर पोटेंशियल का भी एक सिमिलर फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यूज होता है, उसी फॉर्मूले को समझ लीजिए कि हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं. वी हैव मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला हियर, ऑलराइट. सो नाउ सपोज वेक्टर पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहेंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज कैरिंग सम करंट, मान लीजिए इट इज कैरिंग सम करंट एंड वी वांट टू कैलकुलेट वेक्टर पोटेंशियल हियर. सो अगेन वी यूज सम current density here, this is some element, so because this is suppose at distance r, तो वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसा होता है ना कि यू आर कैलकुलेटिंग सपोज वेक्टर पोटेंशियल हियर एट टाइम t, ठीक है ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटीग्रेशन j. सो हियर यू आर कैलकुलेटिंग वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम t, देन यू नीड टू यूज करंट डेंसिटी. यहाँ पे देखिए इसमें करंट डेंसिटी है, सो करंट डेंसिटी एट अर्लियर टाइम, तो t माइनस r/c, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक जाने में r/c टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऑलराइट. सो देयरफॉर you need to use current density at time t minus r/c and here d tau upon r. ये बेसिकली देखो ये फॉर्मूला जो है ना मैग्नेटोस्टैट्स का फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला फ्रॉम मैग्नेटोस्टैट्स, ओके. हियर ठीक है ना, इसमें बस मैग्नेटोस्टैट्स में हम लोग ऐसे लिखते थे म्यू नॉट 4 पाई और j इंटू डी टॉ बाई आर, ओके, दैट यूज्ड टू बी द फॉर्मूला, बट नाउ वी आर यूजिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई and j, in place of j we are using t minus r/c, that's the only difference, okay. तो इसी दोनों पोटेंशियल को हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना. मतलब ये एक तरह से फॉर्मूला ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल है, बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज फॉर मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है और उस ऑब्जेक्ट से हम लोग वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला या फिर स्केलर पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं. मूविंग केस जो होता है ना वो अलग हो जाता है, इसीलिए उसको एक अलग नेम भी दिया जाता है. जैसे मान लीजिए ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज अगर मूविंग हो जाता है, ठीक है ना, सो इन दैट केस देयर इज एडिशनल थिंग्स दैट वी नीड टू इंक्लूड, ओके. एंड फॉर दैट रीजन पोटेंशियल फॉर मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल, ओके. उसको हम लोग लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल कहते हैं. तो आप ये ध्यान रखेंगे लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल जो है ना वो सिलेबस में लिखा हुआ भी नहीं है, रिटार्डेड पोटेंशियल सिर्फ लिखा हुआ है, and that has never been asked in any exam, okay. तो लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ओके. तो इसी को हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल कहते हैं. अब देखिए एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमिलर वे में लिखते हैं, ठीक है ना. वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन सिमिलर वे. फॉर एग्जांपल बायोट एंड सेवर्ट लॉ, आप जानते हो ना, बायोट सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हो. मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है, J के फॉर्म में बताइए आप लोग. इफ यू यूज J then what is the formula of magnetic field? Mu naught by 4 pi. Mu naught upon 4 pi और integration of J vector d tau.
by r जे वेक्टर डी टॉ, तुम लोग जानते हो पढ़ाई नहीं करते हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। j d जे और क्या होता है इसके बाद, J cross r upon r cube. हाँ जे क्रॉस आर वेक्टर होता है ना। अगर आर वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर आएगा, अगर आर कैप लिखोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे डी टॉ होता है, ऐसे होता है ना जे क्रॉस आर वेक्टर। तो एक एक चीज को बहुत बार पढ़ो ना तुम लोग, ठीक है। देखो एग्जाम निकल जाएगा, अगर क्या बोलते हैं एक चीज को एक बार पढ़ोगे ना तो कभी सीखोगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा एग्जाम में। तो हम तो बोलते हैं ना कि अपने आप को सुपर ह्यूमन नहीं समझो, ठीक है ना। बार बार मान के चलो कि आप भूल रहे हो, ठीक है ना। तो भूल रहे हो तो फिर उसको पढ़ो बार बार। तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जानते हो एक क्वेश्चन देखो पूछा जाता है जनरली कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मैग्नेटोस्टैट्स में ऐसे लिखते थे। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमें जैसे इस करंट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टी टाइम के बाद, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे जे एट टाइम टी माइनस आर बाई सी और क्रॉस आर कैप और बाई आर स्क्वायर और इनटू डी टॉप। ऐसे मतलब जिस तरह से पोटेंशियल को बोला जा रहा है कि वी कैन राइट पोटेंशियल इन दिस मैनर, ओके। सो यूजिंग द सेम लॉजिक वी शुड बी एबल टू राइट दी, ठीक है ना, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इन सिमिलर वे। लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। वी डोंट राइट, मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड फील्ड्स, ओके। रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड फील्ड, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो रिटार्डेड फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड फील्ड। फील्ड को इस तरह से नहीं लिखते हैं। जानते हो इसका रीजन हम आपको बता देते हैं। देखिए इसका रीजन ये है ना कि अगर हम फील्ड ऐसे लिख देते हैं तो फिर जानते हो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है ना, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड पे कंडीशन है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो, वो कंडीशन ये वाला फील्ड सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। दिस फील्ड डजंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना उसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं आता है। दैट्स व्हाई यू नो दिस फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन रिजेक्टेड, ओके। मतलब स्टार्टिंग में तो लोगों ने लॉजिक दिया ही होगा कि वी कैन ट्राई राइटिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इन सिमिलर वे, but this idea was rejected because this magnetic field doesn't give this doesn't satisfy this condition, divergence of magnetic field is zero। लेकिन अब देखो यहाँ से जैसे हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल डिफाइन कर दिए ना, तो इसीलिए ध्यान रखोगे ये फॉर्मूला रॉन्ग है। दिस सो रिटार्डेड फील्ड इज नॉट डिफाइंड लाइक दिस, ओके। ऐसे लिख दो रिटार्डेड फील्ड्स आर नॉट डिफाइंड। रिटार्डेड फील्ड इस तरह से डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि अब अगर फील्ड हमें ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फील्ड्स आर ऑब्टेन्ड यूजिंग, फील्ड्स इसमें ऑब्टेन होता है यूजिंग, जैसे बी निकालना है ना तो बी इक्वल टू डेल क्रॉस है, वी यूज दिस। तो यहां से देखिए ये हमारा वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है ना। इसका कर्ल लेंगे, वी विल टेक इट्स कर्ल टू ऑब्टेन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो वेक्टर पोटेंशियल इस तरह से रिटार्ड पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा और फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और माइनस डेल ए बाई डेल टी। सो यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट, ओके, दीज टू फॉर्मूले वी ऑब्टेन दी फील्ड्स, ठीक है ना। तो इससे फील्ड निकल आएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल और ये वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन हो गया और यहाँ से पोटेंशियल को पुट करेंगे, वेक्टर पोटेंशियल पुट करेंगे, वी विल ऑब्टेन द फील्ड्स, ऑलराइट। और यहाँ से जो फील्ड मिलता है ना वो तो चाहे आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो ना, यहाँ से जो बी निकलेगा वो तो जरूर डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो देगा ही, क्योंकि देखिए ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी होता है ना, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो आप इसको जब पुट करोगे यहाँ पे और फिर बी निकलेगा, वो बी तो डाइवर्जेंस जीरो देगा ही, डेफिनेटली जीरो देगा, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली रिटार्डेड पोटेंशियल है। तो देखो हम लोग इस फॉर्मूले से को यूज करके अभी एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। पहले देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम और आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सपोज एक दो बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखो दे रहे हैं, ठीक है ना। सपोज एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड, sorry,
produced at origin, ठीक है ना, यह at origin at time t, ठीक है, at time t equal to 0. Now if this combination, if this combination has हेलो। Hello. Huh? पॉज हो गया। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. अच्छा, बीच में ब्रेक हो गया था, है ना? ये कहाँ पे ब्रेक हुआ था? ये आप लोगों, ये सब तो हो गया था ना, ये सभी तो हम बता दिए थे, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन Question start हुआ था. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड एट ऑरिजिन एट टाइम t equal to 0 if this combination has dipole moment p, then find potential at a later time t, ठीक है ना? तो पोटेंशियल हमें स्पेस में फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल, ऐसे लिखा ना, फाइंड पोटेंशियल इन स्पेस, मान लो हम ऐसे लिखते हैं इन स्पेस, पूरे स्पेस में हमें पोटेंशियल निकालना है एट लेटर टाइम t, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा कि एक बार हम अभी इस तरह से बात कर रहे हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, अब इसके मूवमेंट के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, ठीक है ना? हम लोग ये मानकर चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्टैटिक है, दे आर नॉट सपोज मूविंग, ओके? तो ऐसा सिचुएशन है, जैसे मान लो ये यहाँ पे सपोज दिस इज ऑरिजिन, यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? इस तरह से ये दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन। तो अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो गया इस तरह से, ठीक है? सो नाउ हियर ये डाइपोल बन गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मान लीजिए हमें स्पेस में यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? तो इसका हमें बताना है, तो डाइपोल का पोटेंशियल जानते हो ना, मान लो ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा, तो हम डाइपोल का पोटेंशियल जो जानते हैं वही लिख देंगे। देखो जानते हो क्या रहा है यहाँ पे, आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, एक पॉजिट्रॉन, टोटल चार्ज कंजर्व है, ठीक है ना? टोटल चार्ज पहले भी 0 रहा होगा, बाद में अब भी 0 है, ठीक है ना? तो अब ये एक डाइपोल बन गया, तो डाइपोल का पोटेंशियल आप जानते हो। देखो ये जो है ना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। देखो अभी जो यहाँ पे लिखा गया था ना, अब ये नोटिस करिए हियर, इन सब फॉर्मूले में जो लिखा गया ना, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। चार्ज डेंसिटी जब चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे टी टाइम पे अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहते हो, इफ यू वांट टू राइट पोटेंशियल एट टाइम टी, देन यू विल हैव टू यूज चार्ज डेंसिटी ऑफ सम अर्लियर टाइम। तो हम लोग ये मान के चले कि चार्ज डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो दोनों में टाइम में ये रिलेशन होगा, ठीक है ना? अगर जानते हो क्या है कि ये चार्ज डेंसिटी स्टैटिक हो गया, देन इट विल बी ए केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस है तो फिर पोटेंशियल तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में लिखते हो ना, कोई भी टाइम डिपेंडेंस नहीं होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, ओके? तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन दिस केस वन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड नाउ दे आर नॉट चेंजिंग। ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना? मतलब एक बार प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद फिर कुछ इसमें चेंज नहीं आ रहा है, डाइपोल मोमेंट पी बोल दिया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही आंसर होगा, ठीक है? इट्स आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम एज द आंसर दैट वी राइट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, ऑल्दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑलराइट? तो इसका आंसर देखो ये हो जाएगा, ठीक है ना? आंसर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0 इफ R is greater than CT। और डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है? डू यू नो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल?
बताइए, फिर P और इंटू P cos theta by P cos theta upon 4 pi epsilon naught and R square if R is less than CT। ठीक है, तो देखो हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि आंसर दो क्यों लिखा गया। देखो अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो होता है ना, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स वी राइट ओनली वन आंसर, दिस आंसर, बट हियर वी आर राइटिंग टू आंसर्स। ओके, वी आर राइटिंग जीरो एज वेल एज दिस। तो बस यही रिटार्डेड पोटेंशियल है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स यू राइट ओनली जस्ट वन आंसर, बट हियर यू आर राइटिंग टू आंसर्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप ऐसे सोचिए, ये डाइपोल प्रोड्यूस हुआ कितने कौन से टाइम पे, इट वाज प्रोड्यूस्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे एक डाइपोल प्रोड्यूस हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर ट्रेवल करना शुरू करेगा कि एक डाइपोल प्रोड्यूस हो चुका है ओरिजिन पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, तो t टाइम में इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इंफॉर्मेशन t टाइम में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इफ इट इज ट्रैवलिंग विद डिस्टेंस c, सॉरी विद स्पीड c, ct। ऐसे हुआ ना, देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन चला, जैसे मान लीजिए ऐसे इंफॉर्मेशन चला, तो इंफॉर्मेशन इज सपोज ट्रैवलिंग विद स्पीड c, तो इट कैन, इंफॉर्मेशन जो है टी टाइम में मैक्सिमम सीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, इंफॉर्मेशन सीटी डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है ना जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, मान लो वो सीटी डिस्टेंस से भी ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। हाँ, तो इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा ही नहीं, तो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा तो फिर वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो वही देखो लिखा गया कि टी जीरो जीरो टाइम पे डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, नाउ इंफॉर्मेशन from the dipole in time t has reached maximum ct distance, so if a point is at a distance which is greater than ct, उस पॉइंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं होगा, इसीलिए वहां पे पोटेंशियल जीरो रहेगा। और अगर कोई भी पॉइंट है स्पेस में जो ct से कम डिस्टेंस पे है, तो वहां तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका होगा कि यहाँ पे डाइपोल आया है, ठीक है ना, तो फिर डाइपोल का पोटेंशियल वहां पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दैट इज p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square, ठीक है ना, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। ऐसा आंसर है, ठीक है ना, तो इसीलिए दो दो आंसर लिखा गया है, ठीक है। इसी को रिटार्डेड पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल लिख रहे हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल, ठीक है ना, कि इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल। ऑलराइट, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जानते हो क्वेश्चंस और भी पूछ, मतलब एक बार उत्तराखंड का सेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिटार्डेड पोटेंशियल से, ठीक है ना, तो उसमें भी देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ था कि एक चार्ज क्यू है, ठीक है ना, चार्ज क्यू, ठीक है, और ये जो चार्ज है ना अभी रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इट इज स्टेशनरी एट द ओरिजिन। नाउ क्वेश्चन इज चार्ज क्यू स्टार्ट्स मूविंग, तो देखो चार्ज क्यू अगर स्टेशनरी है तो आप सभी जानते हो ना स्टेशनरी चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे होता है ना, स्टेशनरी चार्ज का पोटेंशियल ये होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा था, ये दिस वाज आस्क्ड इन उत्तराखंड एग्जाम, उत्तराखंड सेट। पहले हम देखते थे उत्तराखंड को यूके लिखा हुआ होता था हर जगह, ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड को यूके डी लिखा हुआ होता है। उत्तराखंड से कोई है, वो बताइए क्या लिखते हो आप लोग, सर यूके यूके लिखते हो, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि न्यूज में भी जो है ना यूके डी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। एक्चुअली यूके से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होने लगा था ना, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, तो अब यूके डी लिखते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड, ठीक है ना, सेट में देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ज पार्ट चार्ज क्यू इज एट ओरिजिन, ठीक है ना, मतलब ये ओरिजिन पे है, रखा हुआ है, ठीक है ना। नाउ इट बिगिंस टू मूव एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे ये चलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो पोटेंशियल इन स्पेस will be potential in space will potential in space at time t, है ना, ऐसा in space at time
T will be, ठीक है। उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, देखो इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर ऑल R, मतलब सारे R पे यही होगा, ठीक है ना। एक तो ये था कुछ ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद था बी ऑप्शन में बट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर ऑल R लेस देन CT। पोटेंशियल देखो टी टाइम पे बेसिकली निकालना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन था कुछ ऐसे ही था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर R लेस देन CT और 0 इक्वल टू 0 फॉर, मतलब ये ऐसे लिखा है फॉर V एंड, फिर यहाँ पे एंड है, V इक्वल टू 0 फॉर R ग्रेटर देन CT, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर R ग्रेटर देन CT, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें, ठीक है ना। बताइए क्या आंसर होगा इसका। C. B. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। सी। देखो इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। थोड़ा दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना समझ में आएगा। तुम लोग जो सी ऑप्शन बता रहे हो ना वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा। तो इसको भी पढ़ो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और ये दूसरे वाले क्वेश्चन को भी। सर डी ऑप्शन। समझ में आ रहे हैं सभी को। देखो या ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलो हम डी अब बता दिए डी, ठीक है। एक स्टूडेंट ने तो बताया भी है कि डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सोचिए कि कैसे डी हो गया, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, आंसर पता चल जाने के बाद फिर हमको लॉजिक समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो अब आंसर बता दिए हम, तो अब आप लोग लॉजिक लगाइए कि इसका डी आंसर क्यों करेक्ट है। देखो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो इसमें चार्ज क्यू पहले से है, देखो इसमें बोला गया ना चार्ज क्यू इज एट ऑरिजिन, चार्ज क्यू पहले से है ऑरिजिन पे, वो बस रुका हुआ है। तो आप बताइए पूरे स्पेस में पोटेंशियल कैसा होगा। इन ऑल स्पेस पोटेंशियल विल बी सेम एज द पोटेंशियल ऑफ स्टैटिक चार्ज, सो एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हर जगह पे पोटेंशियल ये है। बट व्हेन चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, ओके, देन पोटेंशियल विल गेट मॉडिफाइड because potential because due to a moving charge is not same as the potential due to stationary charge, ठीक है। so potential in space will modify because of the movement of the charge, okay, but we know that this modification will actually travel in space और वो t टाइम में मैक्सिमम जो है ना ct डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो t टाइम में जानते हो मतलब पोटेंशियल जो मॉडिफाई होगा ना दैट विल गेट मॉडिफाइड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ct, ठीक है। तो CT रेडियस के अंदर पोटेंशियल मॉडिफाई हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टी टाइम में CT डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो इसमें रिवर्स होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव किया है ना, पोटेंशियल इनसाइड CT डिस्टेंस विल गेट मॉडिफाइड, बट बियॉन्ड दैट पोटेंशियल जो है ना मॉडिफाई नहीं हुआ होगा। तो बियॉन्ड दैट पोटेंशियल विल रिमेन सेम एज पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो इसीलिए इसमें आंसर ऐसा होगा पोटेंशियल जो है ना बियॉन्ड आर ग्रेटर देन CT में जो है ना वो बेसिकली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही होगा। दैट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टैटिक चार्ज था वहां पे। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो कैसा था, इन दिस केस देयर वाज नथिंग, यहाँ पे ऑरिजिन पे जो है ना कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड एट ऑरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, दैट मीन्स बिफोर t इक्वल टू 0 देयर वाज नथिंग प्रेजेंट इन स्पेस, ओके।
So if nothing was present, so obviously therefore everywhere in space there won't be any potential. All right. So potential everywhere was zero earlier. Okay. But when electron and positron are produced, then in time t, information travels and some potentials are created around this origin. All right. So that's why close to origin here potential was non-zero. ठीक है ना, close to this r less than ct में non-zero आ गया because यहाँ पे dipole produce हो चुका है. But beyond ct distance information travel नहीं हुआ और starting में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे potential zero आ रहा था यहाँ पे. But इसमें situation exactly reverse है. Here charge particle was already there. वहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि charge particle is produced, because if we say that charge particle is produced, that will be actually violation of conservation of charge, because we know that charge remains conserved always. ठीक है, तो इसीलिए माना गया है यहाँ पे कि चार्ज जो है ना वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था. तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड के सेट एग्जाम में पूछा गया था. ठीक है ना, कि चार्ज हमेशा से प्रेजेंट है तो हर जगह पे पोटेंशियल था इतना, लेकिन जब चार्ज मूव करेगा ना तो नियर बाय रीजन में मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन फार वाले पॉइंट में मॉडिफिकेशन नहीं होगा. तो इसीलिए ये आंसर इसका करेक्ट है. ठीक है ना, समझ में आ गया ना. चार्ज के मूवमेंट से नियर बाय में तो मॉडिफिकेशन होगा ना, तो ये जो नियर बाय में बोला जा रहा है ना आर लेस देन ct में, ये नहीं हो सकता है पोटेंशियल, बिकॉज इन नियर बाय रीजन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज पोटेंशियल विल गेट मॉडिफाइड, बट इन फार अवे रीजन, ठीक है, पोटेंशियल विल नॉट गेट मॉडिफाइड बिकॉज इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा ही नहीं है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. ऑलराइट, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा. ठीक है ना. तो देखो ये सभी जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें मतलब आंसर कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है. ठीक है, देयर इज नो कैलकुलेशन. ओके, यू जस्ट हैव टू यूज योर लॉजिक एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, ठीक है. तो देखिए ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी रिटार्डेड पोटेंशियल का ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना, ऑल्दो यू आर नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन हियर. ओके, अब एक क्वेश्चन देखो जो ग्रिफिथ की बुक में दिया हुआ है ना और जो नेट एग्जाम में पूछा गया, वो देखो हम दिखा देते हैं. क्वेश्चन देखिए ये है, ठीक है, कि ए करंट कैपिटल आई इज, ये कांस्टेंट करंट है, अभी समझ रहे हो, दिस करंट इज कांस्टेंट, इज set up at t equal to 0 in a long wire placed along z axis. ठीक है, so current I is set up at t equal to 0 in a long wire placed along z axis. ठीक है, that's the case. So now question says calculate potential, vector potential, at time t at perpendicular distance d from the वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे हमें वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. सो करंट I is set up at t equal to 0 in a long wire placed along z axis. Calculate vector potential at time t at perpendicular distance d from the wire. ओके, ऐसा क्वेश्चन है. देखिए, सपोज there is a long wire. Okay, so it is infinitely long. Okay, now so this is an infinitely long wire, and suppose this is a point. This is suppose a point which is at a perpendicular distance d. ये जो distance है ना, this distance is given to be d. So this is at perpendicular distance d from the wire. All right. Now हम लोगों को देखो ये बोला गया है कि this a current I is set up in this wire at t equal to 0. इसका मतलब ये होता है ना कि बिफोर टाइम t equal to 0 there was no current in the wire. ओके, तो इसमें कोई करंट नहीं है टाइम t equal to 0 से पहले. ओके, तो t equal to 0 में ही इसमें करंट आया है. ठीक है ना. तो देखिए अब इसमें करंट आया उससे पहले, इसका मतलब ये है ना कि t equal to 0 से पहले एवरीवेयर वेक्टर पोटेंशियल इज 0. ओके, सो एवरीवेयर वेक्टर पोटेंशियल वाज 0 बिफोर टाइम t equal to 0. ठीक है ना, तो ये तो कंफर्म है. लेकिन हमें यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल निकालना है a at time t. ए एट टाइम टी पूछा जा रहा है कि कितना होगा. तो देखिए क्या होगा कि अगर जैसे इसमें करंट सेटअप किया गया, वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो मैक्सिमम टी टाइम में कितना, देखो हमें टी इक्वल टू 0 में करंट सेटअप किया गया
और हम वेक्टर पोटेंशियल टी टाइम के बाद निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम टी टाइम की बात करें तो इन टाइम टी इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सी टी, मैक्सिमम डिस्टेंस सी टी ट्रेवल कर सकता है ना। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि इफ दिस डिस्टेंस इज डी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन सी टी, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन सी टी है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखो अगर ऐसा होगा, ठीक है ना, सोल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे, सोल्यूशन इफ डी सॉरी इफ टी इज ग्रेटर देन सी टी, दैट मीन्स दैट इज टी जो है ना, टी इज लेस देन डी बाई सी, मतलब जिस टाइम पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, डी बाई सी से कम है, ठीक है ना। तो मतलब डी इज ग्रेटर देन सी टी, मतलब अभी इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने में कम से कम डी बाई सी टाइम लगेगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन विल ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो उसको ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक डी बाई सी टाइम लगेगा, और हम उससे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, टाइम जो हम वेक्टर पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना वो डी बाई सी टाइम से पहले निकाल रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले हम वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी 0, ऑलराइट। ओके, नाउ अगर हम ऐसा कहते हैं कि सपोज वी आर डूइंग कैलकुलेट, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को मतलब ट्रेवल करके जाने में लगेगा टाइम डी बाई सी, लेकिन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है टाइम ग्रेटर देन डी बाई सी, मतलब इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच चुका है, पहुंचने में डी बाई सी टाइम लगेगा, और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डी बाई सी सॉरी टी टाइम पे विच इज ग्रेटर देन डी बाई सी, दैट मीन्स हम जिस टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो टाइम इन्फॉर्मेशन को पहुंचने वाले टाइम से ज्यादा है, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी रीच देयर, ओके। तो फिर हम क्या बोलते हैं, वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे ना तो वो 0 नहीं आएगा, इट वोंट बी 0, लेकिन ठीक है ना, तो 0 नहीं आएगा। अब हमें इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा, लेकिन जानते हो क्या है, इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि मान लो इस पॉइंट से जो इन्फॉर्मेशन चला ना वो पहुंच गया यहाँ तक, इस पॉइंट से जो इन्फॉर्मेशन चला वो पहुंच गया, लेकिन इधर से जो इन्फॉर्मेशन चला वो मान लो यहाँ तक ही पहुंचा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इधर से जो क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इधर से जो इन्फॉर्मेशन चला वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे एक्चुअली वेक्टर पोटेंशियल टी टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या करोगे आप, इधर से सी टी डिस्टेंस और इधर से सी टी डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस सी टी है और ये डिस्टेंस सी टी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने सी टी ले लिया, तो इसका मतलब ये सारे डिस्टेंस जो है ना सी टी से कम होंगे। तो आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस सी टी इन टाइम टी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी टी से कम है ना, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चला होगा वो सारे, मतलब यहाँ से लेकर देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी, okay, so information from all these points has already reached here, okay, has reached this point, but इसको मान लो point P कह देते हैं, so information from all these points has reached point P at time T, okay, but information from these points which are beyond ct distance have not reached point P। ये समझ में आ रहा है सभी को? is this clear to all? तो बस इसमें यही कहा जाएगा कि अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे निकालते हैं ना, वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम टी, तो ये पूरा इन्फानाइट वायर है, उसमें इन्फानाइट वायर का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतने पोर्शन का आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है ना। सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल दोज ओनली दैट पोर्शन, ओके, ऑफ वायर विल कम हियर, ओके, व्हिच इज नॉट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन सीटी, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से देखिए सीटी डिस्टेंस ये है और अदर पॉइंट्स का डिस्टेंस सीटी से ज्यादा होगा। तो बस जानते हो क्या करना होगा, वेक्टर पोटेंशियल हम निकालेंगे इसको यूज करके, और हम इंटीग्रेशन का लिमिट जब लगाएंगे ना तो इस सी टी डिस्टेंस और डी डिस्टेंस से हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जैसे मान लो इसको 0 बोलते हो तो यहाँ पे z इक्वल टू निकलेगा, पाइथागोरस से निकाल लो, माइनस और ये होगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, दैट्स व्हाट यू गेट। और ये पॉइंट जो है ना z इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, ये प्लस कह दोगे इसे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू डू दिस कैलकुलेशन। अब जानते हो यहाँ पे ये जो करंट है ना, इसमें करंट जो सेटअप किया गया है वो स्टैटिक करंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो बस हम जैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं ना वैसे ही करेंगे, बस लिमिट ये लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स में ऐसा होता है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लो आपके z है, इसका विड्थ आप ऐसे dz ले लोगे, यहाँ से डिस्टेंस को ऐसे r बोल दोगे, ठीक है ना। तो वेक्टर पोटेंशियल जब निकलेगा ना, तो वेक्टर पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटीग्रेशन आई डी एल और डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था ना, डीएल वेक्टर होता है यहाँ पे, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में, यस सर। ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पे डीएल, ठीक है।
तो डीएल की जगह पे आप ऐसे लिख दोगे, देखो आई और डी जेड और के कैप लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, वेक्टर है ना, तो ये के कैप लिख देंगे अपॉन ये जो आर है ना वो ये डिस्टेंस होता है, तो देखो इधर जेड ले रहे हो, इधर डी, तो इधर से आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। जेड का लिमिट ये लगा दोगे माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर प्लस, दैट्स व्हाट यू गेट। तो बस ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो यहाँ से देखिए वेक्टर पोटेंशियल A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये I हो जाएगा और K कैप इज आउटसाइड एंड दिस इज इवन फंक्शन एक्चुअली, सो यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन मल्टीप्लाई 2 हियर एंड यू कैन राइट लाइक दिस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ पे डी जेड बाई पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा ना, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 पाई और इंटू के कैप और ये ln डी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को क्या आता है, व्हाट इंटीग्रेशन डू यू गेट, ये z प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, इसको 0 टू रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखना होगा। अच्छा देखो इसको अब कैलकुलेशन तो समझाया नहीं जाता है ना, इसके बाद तो आप कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें जानते हो समझने वाली बात बस एक लाइन की है कि अगर आप टी टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना एंड दिस टाइम इज एक्चुअली ग्रेटर देन डी बाई सी, देन वेक्टर पोटेंशियल इज नॉट जीरो एंड इन दैट केस कंट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वायर विच इज नॉट फार्दर देन ct डिस्टेंस, ओके, सो कंट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम ओनली दिस पोर्शन ऑफ द वायर। ऐसे वायर तो है इन्फिनाइट बट यू कैन नॉट, यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। बताइए ये ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट यही सीटी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वेक्टर पोटेंशियल देखो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एंड हियर के कैप, अब इसका लिमिट वगैरह पुट कर दो, ठीक है ना, देखो कितना आएगा व्हेन यू पुट द लिमिट, ये ln और इसमें पुट करोगे ना यहाँ पे रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस यहाँ पे पुट करोगे ना तो d कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ct हो जाएगा, दिस इज ct और डिवाइडेड बाय व्हेन यू पुट z इक्वल टू 0 यू गेट d हियर, ठीक है ना। सो ln a माइनस ln b में d आएगा ln d और दैट बिकम्स ln a, ठीक है ना, ln a बाई b हो जाएगा। तो ये इसका वेक्टर पोटेंशियल निकल आया, ठीक है ना, दैट्स द वेक्टर पोटेंशियल। तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से लॉन्ग वायर का वेक्टर पोटेंशियल निकाला गया जिसमें करंट को स्विच ऑन किया गया t इक्वल टू 0 पे, और लेकिन ये आप ध्यान रखोगे दिस इज फॉर टाइम t ग्रेटर देन डी बाई सी के लिए है ये, अगर भाई t लेस देन डी बाई सी के लिए निकालेंगे ना तो फिर वही बात होगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं, पोटेंशियल जीरो सिंपली। कभी एग्जाम में जानते हो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी को ऐसे दे दिया गया करंट स्विच ऑन किया गया और आप पोटेंशियल यहाँ निकाल रहे हो फॉर टाइम t लेस देन डी बाई सी, ठीक है ना, तो कितना आंसर होगा, ठीक है, तो उसमें समझ लो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डी बाई सी से कम बोल दिया गया ना, इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं, आंसर जीरो आ जाएगा। ऐसा आ सकता है, नेट में भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि जनरली स्टूडेंट तो ये सोचते हैं ना करंट है तो पोटेंशियल तो आएगा ही, ठीक है ना, तो रिटार्डेड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जीरो भी हो सकता है इफ टाइम, जैसा कि बताया गया टाइम इज लेस देन डी बाई सी, ऑलराइट। तो देखिए एक बार तो ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ दिया गया, ठीक है ना, और एक बार पूछा गया कि अगर करंट जो हम स्विच ऑन किए ना वो टाइम डिपेंडेंट करंट है अगर, तो क्या आंसर होगा। तो जानते हो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, देखो उसमें ऐसा था क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम, तो मतलब सब कुछ यही था, मतलब होल सिस्टम वाज द सेम, बस उसमें करंट जो है ना ऐसे दे दिया गया था, करंट वाज सम k इनटू t, सो करंट इज वेरिंग विद टाइम। तो अब जानते हो क्या होगा, इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम t, तो उसमें बताया गया ना देन यू नीड टू यूज इंफॉर्मेशन, सॉरी देन यू नीड टू यूज करंट एट सम रिटार्डेड टाइम, ओके, दैट मींस सम एट सम अर्लियर टाइम यू हैव टू यूज, ओके। सो टू कैलकुलेट वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम t वी विल यूज करंट ऑफ सम अर्लियर टाइम, ओके, वो फिर आपको यहाँ पे इन्वोक करना पड़ेगा, दैट आइडिया नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ऑलराइट। तो आप समझ रहे हो क्या, व्हाट मॉडिफिकेशन विल यू डू हियर इन दैट केस। तो देखिए इस तरह से KT दिया हुआ है ना, तो इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं कि बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, देखो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, करंट जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, देखो यहाँ पे ऐसे ए वेक्टर जब लिखोगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन, तो ये एक मिनट देखो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे,
तो ये अगर आप वेक्टर पोटेंशियल टी टाइम पे लिख रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा करंट एट टाइम टी माइनस आर बाई सी लिख रहे थे ना, ऐसे आर बाई सी ये लिखना होगा, ठीक है ना। तो और डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे डीएल वेक्टर है ऐसे, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड हियर आई की जगह के और टी जो लिखा है ना यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस आर बाई सी ऐसे, और बाई आर, और फिर डीएल में वैसे ही डीजेड और के कैप, बाकी सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। लिमिट जो था ना सब कुछ वैसे ही रहेगा। लिमिट जो हमारा यहाँ पे था माइनस, लिमिट तो अभी चलो लिख देंगे, माइनस से प्लस जो लिमिट है वो अभी लिख देंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो बस देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड हियर के और टी माइनस आर, जैसे देखिए इसमें भी लिखा गया था आर, एंड आर की जगह लिखा गया फिर यहाँ पे देखो जैसे ऐसे एलिमेंट लिया गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो दिस पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ गया रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट हियर इज टी माइनस एंड डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एंड सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे डी जेड एंड के कैप एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और फिर लिमिट जो लिखा गया था ना पहले सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। तो बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जानते हो उसमें जो नेट में जो क्वेश्चन आया उसमें इंटीग्रेशन भी नहीं करना था, बस ऑप्शन में जो है ना इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया गया था, ठीक है। तो बस आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम टी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना जब टी टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इफ करंट डिपेंड्स ऑन टाइम देन यू हैव टू यूज डिपेंड टाइम डिपेंडेंट करंट में आपको यहाँ पे टी माइनस आर बाई सी वो डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, बिना उसके आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन तो एक तो होता है कि सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिटार्डेड पोटेंशियल से, एक होता है लॉजिक बेस्ड, ठीक है ना। जैसे हम 2 क्वेश्चन पहले कराए ना आपको, तो वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था कि चार्ज पहले से प्रेजेंट है अब मूव करने लगा तो पोटेंशियल आप कितना लिख सकते हो, कौन से रीजन में लिख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्क्ड फॉर रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है ना। देखो में और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, देखो नेट में जो आया था ना वो यही है, देखो हम बताए थे ना केटी ऐसे दिया हुआ था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे बस एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना, यू जस्ट हैव टू टेक एलसीएम सी टी माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें डी की जगह ए लिखा होगा, ठीक है ना, इसीलिए ए आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है ना। लिमिट वगैरह देख रहे हो ना वही मैच कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो बस इतना ही देखो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल में, तो बस ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जो टॉपिक था ना वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड रिटार्डेड पोटेंशियल। सो दिस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल इज ओवर, ओके। अब देखिए आप लोग का बहुत कुछ कवर हो गया है, वेवगाइड कवर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल कवर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टर हो गया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो डिस्कस करेंगे बेसिकली रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके। मतलब वो बहुत एडवांस टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। सो बेसिकली विल बी डिस्कसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ यू गो एज यू गो फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर, ओके। तो इसके लिए आप लोग को जानते हो एसटीआर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, एसटीआर। तो आप लोग ऐसा करो कि एसटीआर थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है ना, रिवाइज इट। तो इसको आप लोग रिवाइज करिए, कल हम इसकी क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो कल जो है ना आप लोग को बस एक ही क्लास में वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म ये लेकिन बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली व्हाट इट एक्चुअली मींस, इफ यू गो फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज करके आओगे, इसको यूज थोड़ा थोड़ा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस एक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर एक रेडिएशन, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का बच रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक समझिए कंप्लीट हो गया, तो ईएमटी का एडवांस पोर्शन मोस्टली कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ऑप्टिक्स का पोर्शन तो बचता ही है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अभी ऐसा करो, अभी स्टॉप करते हैं, आप लोग जो है ना इसको थोड़ा रिवाइज करके और क्या बोलते हैं कि इसके क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम एक क्लास में ये करा देंगे, एक क्लास में रेडिएशन करा देंगे, बस एक ही क्लास में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और ये एसटीआर रिवाइज कर लोगे ना तो हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स में, सॉरी पार्टिकल फिजिक्स में जो एसटीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हो। कल देख रहे थे ना, कल हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वो बड़ा मतलब एसटीआर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, ठीक है। और उसका एक्चुअली गेट एग्जाम में भी आंसर गलत दिया हुआ था। जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया ना कि गेट के पेपर में भी उसका मतलब कोई भी ऑप्शन उसका करेक्ट नहीं था, ठीक है। हम लोग जब आंसर निकाले थे उससे मैच नहीं कर रहा था आंसर, तो मतलब आपने देखा उसमें अच्छा खासा एसटीआर लग गया था, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यूज हो गया था उसमें, पहले सेंट्रोमास फ्रेम में यूज किए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं लैब फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन किए। तो एसटीआर कंप्लीट रिवाइज करना पड़ेगा अगर आप पार्टिकल फिजिक्स के भी क्वेश्चन करना चाहते हो ना जो एसटीआर से रिलेटेड है। यू मस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑफ एसटीआर, ठीक है। तो इसको रिवाइज के लिए दोनों जगह यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सर हम्म सर आपने एक जो क्वेश्चन दिया था ना कि सिलेंडर में जेड एक्सिस के अलोंग अगर पी यूनिफॉर्म है तो ई क्या होगा, तो मतलब बता दीजिए। उसमें मतलब किया था लेकिन आ नहीं रहा है उसमें, मतलब कैसे जीरो आंसर है उसका। किसी उसी टाइम किसी स्टूडेंट ने बताया था ना, जीरो आंसर है उसमें। जानते हो लॉन्ग सिलेंडर है ना, देखो ऐसा होगा, ऐसा था वो क्वेश्चन, लॉन्ग सिलेंडर है तो इसमें बोला गया ऐसे, ये बोला गया था ना पी एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म है। इसका तो हम बता ही दिए थे कि अगर पी इधर यूनिफॉर्म है तो कितना आंसर था। नहीं, पी अगर रेडियल रेडियल हाँ मतलब इस डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्म है देन व्हाट वाज द आंसर, -p/2 हाँ -p/2 था, ठीक है ना। इधर जब होगा ना तो इसमें देखो क्या होगा कि अंदर में रो भी निकालोगे ना जीरो आ जाएगा, क्योंकि पी यूनिफॉर्म है तो -del.p से जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे निकलेगा सिग्मा बी तुम्हारा, ठीक है ना। सिग्मा बी यहाँ पे आएगा p डॉट एन कैप से, और इस सरफेस पे सिग्मा बी आएगा, सिग्मा बी यहाँ पे आएगा। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग। तो चार्ज जो है ना बस इन दोनों सरफेस पे जनरेट होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन दो ये दोनों एंड तो इन्फिनिटी पे है तो उसका कोई इन्फ्लुएंस इधर आएगा ही नहीं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे जीरो रहेगा, बिकॉज दीज टू एंड्स आर एट इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई। अगर ये एंड बहुत क्लोज आ गए ना, इफ दीज एंड्स आर वेरी क्लोज देन इन दैट केस इट वोंट बी जीरो, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है तो इसीलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है ना। तो जानते हो इसमें क्या होगा, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन आता है, ग्रिफिथ के बुक में दिया हुआ है कि मान लो ये सिलेंडर को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा कर देंगे मतलब थिकनेस को जो इन्फिनिटी है ना उसको जीरो कर देते हैं ऑलमोस्ट, तो उसको बोलते हैं वेफर, और डायलेक्ट्रिक वेफर कहलाता है, मतलब ऐसे बन गया, ठीक है ना, ऐसा। तो अब जानते हो क्या है कि दोनों फेसेस जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे नाउ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इस केस में फिर ग्रिफिथ के बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस केस में आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन ऐसे दिया हुआ है कि पोलराइजेशन अंदर में ऐसे दिया हुआ है पी है, इट हैज पोलराइजेशन पी, ठीक है ना, इसी तरह से एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको फिर करके देखोगे, ठीक है ना, इसमें जीरो आएगा इसमें नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। ये जानते हो इसको रिलेट कर दोगे कैपेसिटर वगैरह से रिलेट कर दो, ठीक है ना। कैपेसिटर में भी ऐसे होता है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उससे रिलेट करके आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको ट्राई कर लोगे, दिस इज गिवन इन ग्रिफिथ बुक ऑल्सो, ओके। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलो तो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड डिस्कस करेंगे, और देखते हैं रेडिएशन भी नहीं हो तो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का, ओके, ठीक है।